हेलो दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। चैप्टर 12, इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। ये गलत लिखा हुआ नाम, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में अपना पहला टॉपिक जो आता है वो आता है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो, तरंगाग्र किसी माध्यम में ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो सदैव समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, या फिर किसी माध्यम में ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिन पर विक्षोभ समान कला में पहुंचता है। क्या समझे आप इससे? कुछ नहीं, डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप गौर से देखना। आप जैसे अपन बात करें कि कहीं पानी भरा हुआ है, किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, तो तालाब में जब पानी भरा हुआ है तो उसमें बीच में एक कंकड़ डालो, तो कंकड़ डालते क्या होता है बताओ? उस तालाब के पानी में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। वृत्त के रूप में वो पानी सभी संभव दिशाओं में बढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे तालाब में अपन ने एक पत्थर डाला, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे कंकड़ डाला, इस जगह पे ये कंकड़ डाला, तो क्या होगा बताओ कि जो पानी होगा, पानी वो ऐसे वृत्तों के रूप में आगे बढ़ेगा। ऐसे वृत्त से बनेंगे, ऐसे वृत्त से बनेंगे, इस तरीके से बड़े होते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। या दूसरे शब्दों में अपन समझना चाहें तो इधर समझ सकते हैं अपन। देखो कि जैसे यहाँ पे कंकड़ डाला, अब पानी में हलचल उत्पन्न होगी, विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो पानी में क्या होगा कि जैसे ही पानी के कणों को विक्षोभ मिला तो पानी के कण कंपन करने लगेंगे या माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे, और कंपन करने के कारण ये अपने पास में स्थित अन्य कणों से टकराएंगे तो अपनी ऊर्जा उनको दे देंगे, तो वो भी कंपन करने लगेंगे। फिर वो कण कंपन करेंगे तो वो भी अपने पास स्थित कणों को ऊर्जा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये विक्षोभ आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये बीच में अपन ने पत्थर डाला, अब ये जो बीच वाला कण है ये कंपन करने लगेगा या यहाँ पे उपस्थित माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे, तो इस दिशा में विक्षोभ आगे बढ़ेगा, इधर के कणों से टकराएंगे, इधर आगे बढ़ेगा, इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा, इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा, इस दिशा में भी, मतलब सभी संभव दिशाओं में वो हलचल, वो विक्षोभ एक समान रूप से आगे बढ़ता है। आप देख रहे होंगे CT क्या लिखा हुआ, ये मैं बताऊंगा मैं आपको। अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखें, सभी संभव दिशाओं में विक्षोभ समान रूप से आगे बढ़ता है। बढ़ता है नहीं, बोलो कोई दिक्कत? तो थोड़ी देर बाद ये वृत्त बड़ा होके इतना बड़ा हो जाएगा, और अगर कुछ समय बाद देखें तो और बड़ा हो जाएगा, और कुछ समय बाद देखें तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये विक्षोभ ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब तरंगाग्र क्या है? तो तरंगाग्र आप देखो, मैं फिर से बताऊं, जैसे मान लो कि कोई एक कण है, कोई भी एक कण, पानी का कोई एक कण है, वो कंपन करता है, कंपन करने से विक्षोभ यहाँ पहुँचा है। तो मान लो t समय में, स्मॉल t समय में, है ना। जैसे मैं इधर समझाता हूँ, इसमें देखो, ये आपका एक वृत्त है, यहाँ पे अपन ने हलचल उत्पन्न की, विक्षोभ उत्पन्न किया, तो ये जो विक्षोभ है t समय में यहाँ तक पहुँचता है। मान लो v वेग से चल रहा है विक्षोभ, तो v वेग से चल रहा है और t समय में यहाँ तक पहुँचता है, तो कितनी दूरी तय करेगा ये बताओ? vt। और इसी v वेग से इस दिशा में जा रहा है और उतने ही समय t समय में कितनी दूरी तय करेगा? vt। उतने ही वेग v से इस दिशा में जा रहा है और उसी समय t में कितनी दूरी तय करेगा? vt। तो आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ जो दूरियां होंगी वो सभी दूरियां क्या होंगी? ये दूरी भी vt है ना। आप देखो, ये दूरी भी vt, ये दूरी भी vt, ये भी vt, ये भी vt। तो हम ये कह सकते हैं कि vt दूरी का, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, चाल मतलब v और समय मतलब t, तो vt दूरी का चाप बन जाएगा, vt दूरी का वृत्त बन जाएगा, सॉरी वृत्त बन जाएगा। तो ये vt दूरी पे ये वृत्त बन जाएगा, ये वृत्त। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक वृत्त अपन देख रहे हैं, ये काल्पनिक वृत्त ही क्या कहलाता है बताओ? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र क्यों कहलाता है? आप देखो कि t समय में विक्षोभ यहाँ पहुँचा इस परिधि पे, और उसी t समय में विक्षोभ, देखो t समय में परिधि पहुँचा और उतने ही t समय में इस परिधि पहुँचा, उतने ही t समय में इस परिधि पे, और उतने t समय में इस। तो बताओ तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र किसी भी माध्यम में ऐसे बिंदुओं का, बिंदु लगाए ना मैंने,
ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, बिंदु पथ मतलब उनको मिलाने वाला पथ, ऐसे मिला दिया अपन ने, तो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिन पर विक्षोभ समान समय में पहुंचता है, जिन पर विक्षोभ समान समय में या समान कला में पहुंचता है। ठीक है, मैं आपको समय से बता रहा हूँ, समान समय में पहुंचता है। आप फिर से समझे, जैसे तरंगाग्र है ये, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाए, तो डेफिनेशन देखें आप फिर से, मैं आपको बताऊं कि कोई भी विक्षोभ, कोई भी हलचल जब यहाँ उत्पन्न होगी तो मान लो वो v वेग से सभी संभव दिशाओं में जाती है, तो t समय बाद कितनी दूरी तय करेगी, vt। तो इस दिशा में vt दूरी तय करेगी, इस दिशा में vt दूरी तय करेगी, इस दिशा में vt, इस दिशा में, तो जो हलचल है वो vt दूरी तय करेगी सभी संभव दिशा में। तो जो हलचल या विक्षोभ है वो t समय बाद यहाँ पहुँच गया, टी समय बाद यहाँ, टी समय बाद यहाँ, टी समय बाद यहाँ। ठीक है, तो सभी संभव दिशाओं में देखो तो ये टी समय बाद यहाँ पहुँच गया। और अगर इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र खींचें ऐसे, तो ये कैसा वक्र बनेगा, वृत्ताकार वक्र ये बनेगा या नहीं, बोलो। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिनको मिलाने पर वृत्त बनाए, और इन बिंदुओं पर विक्षोभ समान समय में पहुँचता है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वृत्ताकार पथ है, यही क्या कहलाता है, बताओ, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी माध्यम में तरंगाग्र ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिन बिंदुओं पर विक्षोभ या हलचल जो है वो समान समय में समान दूरी तय करके पहुंचते हैं। देखो समान समय में पहुंच रहे हैं टी समय में, और दूरी कितनी तय कर रहे हैं, वीटी। अब बात करते हैं कला क्या होती है। कला वैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई, पर फिर भी मैं आपको याद दिलाऊँ, कला क्या होती है। देखो मैं अगर बात करता हूँ इस तरीके से, एक तरंग यूँ जा रही है, यूँ इस तरीके से, और एक दूसरी तरंग यूँ जा रही है, तो ये दोनों तरंगे किस में, बताओ, समान कला में। समान कला मतलब क्या होता है, एक ही समय पे दोनों का मान न्यूनतम है। आप देख पा रहे हो, एक ही समय पे दोनों का मान न्यूनतम है, एक ही समय पे दोनों का मान अधिकतम, फिर एक ही समय पे दोनों का मान न्यूनतम, फिर एक ही समय पे दोनों का मान अधिकतम। तो इस तरह से जो तरंगे चलती हैं वो किस में होती हैं, बताओ, समान कला में होती है ना, कोई दिक्कत। तो समान कला में होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ये समान कला में कंपन कर रही हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ आया। तो जब आप देखोगे तो किसी तालाब में जब पत्थर डालोगे या कंकड़ डालोगे, जैसे यहाँ आपने कंकड़ डाला, इस जगह पे डाल दिया, कंकड़ डालते क्या होगा, एक बार तो ये पानी ऊपर की तरफ उछलेगा, ऊपर की तरफ, फिर अगली बार थोड़ी दूरी पे जाके नीचे की तरफ धंस जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा, फिर वापस ऊपर की तरफ उछलेगा, फिर नीचे की तरफ धंस जाएगा, फिर ऊपर की तरफ उछलेगा, फिर नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, ये जो डार्क लाइन है वो तो बता रही है कि पानी ऊपर की तरफ उठा, और ये जो डॉटेड लाइन है वो बता रही है कि पानी नीचे की तरफ धंसा, हल्का हल्का सा धंसता है। तो ऊपर की तरफ उठना मतलब श्रृंग, जैसे तरंग होती है ना अपनी तरंग, इस तरंग में ऊपर वाला बिंदु क्या कहलाता है, श्रृंग, और नीचे वाला बिंदु क्या कहलाता है, गर्त। तो ये जो डार्क लाइन है इसको तो अपन बोलते हैं श्रृंग, और ये जो डॉटेड लाइन है इसमें, इसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ, गर्त। क्लियर है। तो जब पानी जब कंपन करेगा या कंपन करते हुए आगे बढ़ेगा तो श्रृंग और गर्त का निर्माण करेगा। और हम देख पा रहे हैं, अब गौर से देखना कि इस वृत्त की बात करें तो इस बिंदु पे, इस वृत्त पे माध्यम के जितने भी कण हैं, माध्यम के जितने भी कण हैं वो सभी कण किस पे स्थित हैं, श्रृंग पे। मैंने बताया था डार्क लाइन किसको व्यक्त करती है, श्रृंग को। तो माध्यम के जितने भी कण हैं वो किस पे स्थित हैं, बताओ, श्रृंग पे स्थित हैं। श्रृंग पे स्थित है मतलब पहला कण भी श्रृंग पे, दूसरा कण भी श्रृंग पे, तीसरा भी श्रृंग, मतलब जितने भी कण इस वृत्ताकार आकृति में उपस्थित हैं वो सभी कण जो हैं वो श्रृंग पे उपस्थित हैं, या नहीं। और अगर वो श्रृंग पे उपस्थित हैं तो इसका मतलब समान कला में, क्योंकि एक ही समय में सभी कण श्रृंग पर हैं, उच्चतम बिंदु पर, तो मतलब वो समान कला में कंपन कर रहे हैं। क्लियर है। तो वो समान कला में कंपन कर रहे हैं, है ना। तो समान कला में कंपन इसी को कहते हैं कि एक ही समय पे सभी कणों की स्थिति एक जैसी होना। तो किसी भी समय की बात करें, जैसे विक्षोभ यहाँ से बढ़ा, टी समय बाद ये सभी कण किस पे होंगे, बताओ, श्रृंग पे। और थोड़ा समय बढ़ा दें तो और ज़्यादा समय के बाद ये सभी कण कहाँ होंगे, बताओ, गर्त पे। एक कण गर्त पे होगा तो दूसरा भी गर्त पे, तीसरा भी गर्त पे, चौथा भी गर्त पे, मतलब सभी कण एक ही प्रकार से गति कर रहे हैं। तो मतलब सभी कण समान कला में गति कर रहे हैं।
तो इस माध्यम में जितने भी कण उपस्थित हैं या इस माध्यम में जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर जो कण हैं वो कण समान कला में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो वृत्ताकार हैं ये सब क्या कहलाते हैं बताओ? तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या हो गई बताओ? तरंगाग्र किसी माध्यम में ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, जैसे कोई माध्यम है, पानी का तालाब भरा हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे बिंदु है, तो तरंगाग्र किसी माध्यम में ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिन पर विक्षोभ समान कला में पहुँचता है, जिन पर विक्षोभ सदैव समान कला में पहुँचता है। समझ गए? समान कला में पहुँचने का मतलब कि उन बिंदुओं पर उपस्थित कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है 1 नंबर के लिए एग्ज़ाम में, आप ध्यान से इसको देखें और याद भी रखें। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया यहाँ तक? आगे देखें आप, आगे क्या आता है देखो, तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत और आगे की ओर होती है ना, या विक्षोभ स्रोत के बाहर की ओर होती है। इसको समझे कैसे कि ये मैंने आपको बताया तरंगाग्र, ये मैंने आपको बताया तरंगाग्र, ये तरंगाग्र है। अब तरंग संचरण की दिशा, ये विक्षोभ स्रोत है, विक्षोभ यहीं से तो उत्पन्न हुआ, यहाँ पर ने एक कंकड़ डाला है, पत्थर डाला तो हलचल या विक्षोभ यहीं से तो उत्पन्न हुआ, तो विक्षोभ स्रोत हो गया। तो तरंगे कैसे आगे बढ़ती हैं? तो देखो तरंग की दिशा कौन सी है? ये वाली है। इधर तरंग इस दिशा में जा रही है ऐसे, इधर जा रही है ऐसे, इधर जा रही है ऐसे। तो आप गौर से देखो ये लंबवत है या नहीं? ये लंबवत है या नहीं? इधर ये लंबवत है, ये लंबवत है, बोलो है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है या विक्षोभ स्रोत से बाहर की ओर होती है, विक्षोभ स्रोत से बाहर की ओर होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? फिर आगे लेते हैं अपन तरंगाग्र के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला आता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होगा? यदि प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का है या गोलीय है तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र क्या होगा? गोलीय तरंगाग्र। जैसे बल्ब, बल्ब कैसा होता है बताओ? गोलाकार होता है या नहीं? तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र, तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होगा आप देखें। तो मैं नीचे डायग्राम में बताता हूँ। जैसे मान लो, हाँ देखें आप सभी, मैं बात कर रहा हूँ गोलीय तरंगाग्र की। तो गोलीय तरंगाग्र में क्या होगा आप गौर से देखें इसको। जैसे अपन वो पानी में समझाया था, अब मैं लाइट के लिए समझाऊंगा, प्रकाश के लिए। जैसे मान लो कोई बल्ब लगा दिया यहाँ पे, ये बल्ब लगा दिया इसके केंद्र पे, ठीक है। तो बल्ब से क्या होगा बताओ? प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, सभी संभव दिशाओं में फैलेंगी ऐसे। बोलो क्लियर है या नहीं? इस तरीके से फैलेंगी। कोई दिक्कत? समझ आया? अब आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतनी चाल से ये तरंगें सभी संभव दिशाओं में गति करेंगी। ऐसे करेंगी या नहीं? बात करें कोई एक निश्चित समय टी की, तो टी समय में ये कितनी दूरी तय कर लेंगी बताओ? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है? सी, और समय कितना है? टी, तो दूरी हो गई सी टी। तो देखो टी समय में इधर कितनी दूरी तय कर लेंगी? सी टी। इधर कितनी दूरी तय कर लेंगी? सी टी। इधर भी सी टी, इधर भी सी टी, सब जगह सी टी। हुई है नहीं? तो टी समय बाद जो ये बिंदु प्राप्त हुए, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे या इनका बिंदु पथ बनाएंगे, तो ये जो बिंदु पथ होगा ये क्या कहलाएगा? गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होगा? यदि विक्षोभ, गोलीय तरंगाग्र क्या होगा इसको आप समझें। यदि विक्षोभ स्रोत बिंदु आकार का है या गोले के आकार का है, तो उससे कैसे तरंगाग्र उत्पन्न होंगे बताओ? गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास बेलनाकार तरंगाग्र। इसी प्रकार बेलनाकार तरंगाग्र की बात यदि अपन करें तो बेलनाकार तरंगाग्र में क्या होगा कि यदि प्रकाश स्रोत यदि रेखीय है और बेलनाकार है, तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र जो होगा वो कैसा होगा बताओ? बेलनाकार तरंगाग्र। कैसे? डायग्राम से समझेंगे आप।
अब बेलनाकार प्रकाश स्रोत कैसा होता है, जैसे ट्यूबलाइट, आप ट्यूबलाइट देखते हो, जैसे मान लो कि बीच में ऐसी एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये एक ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट को जब जलाएंगे तो इससे प्रकाश निकलेगा या नहीं? तो जब इससे प्रकाश निकलेगा तो कैसे जाएगा ये बताओ? सभी संभव दिशाओं में फैलेगा, इधर 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 सब जगह फैलेगा, यूँ इधर 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 सब जगह फैलेगा। बोलो कोई दिक्कत? तो उसके चारों तरफ मतलब सभी संभव दिशाओं में प्रकाश फैलेगा या नहीं? और एक निश्चित समय में, कोई निश्चित समय टी ले लें और प्रकाश की चाल सी है, तो निश्चित समय में कितनी दूरी तय करेगा बताओ? ct। तो ct दूरी अगर तय करेगा तो इस दिशा में भी ct दूरी तय करेगा, इस दिशा में भी ct दूरी तय करेगा, इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी, सभी दिशाओं में ct दूरी तय करेगा। ठीक है, तो जब ct दूरी तय करने के बाद जो बिंदु प्राप्त होंगे उनको मिलाएं, ऐसे करके इधर भी मिलाएं, इधर भी मिलाएं, बीच में मिलाएं, और यूँ देखें तो ये बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है या बेलनाकार है तो तरंगाग्र कैसा मिलेगा आपको? बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरे आपके पास आते हैं समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होते हैं कि कोई भी गोलीय प्रकाश स्रोत या बेलनाकार प्रकाश स्रोत जब अनंत दूरी पर स्थित है, अनंत दूरी पर मतलब बहुत अधिक दूरी पर जब स्थित है, तो बहुत अधिक दूरी पर स्थित है तो आने वाला जो प्रकाश, जो आने वाली जो तरंगाग्र हैं या उत्पन्न होने वाले जो तरंगाग्र हैं वो समतल होंगे। क्यों होंगे समतल? आप समझना, जैसे हमने एक बल्ब लगाया, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, हमें पता है बल्ब से कैसे तरंगाग्र बनेंगे बताओ? गोलीय तरंगाग्र ऐसे बनेंगे या नहीं? लेकिन अगर ये बल्ब अनंत दूरी पर रख दें या बहुत अधिक दूरी पर रख दें तो ये गोलीय तरंगाग्र ऐसे होते जाएंगे, आप देखते जाएं, यूँ ऐसे होते जाएंगे, यूँ ऐसे होते जाएंगे बड़े, और एक समय ऐसा आएगा जब इस गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा भाग, कोई भी एक छोटा भाग आप यहाँ ले सकते हो, तो कोई भी एक छोटा भाग कैसा बन जाएगा बताओ? समतल तरंगाग्र बन जाएगा या नहीं? क्लियर है, समझ आया? तो चाहे गोलीय तरंगाग्र हो चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो, जब ये अनंत दूरी पर स्थित हो तो बहुत अधिक दूरी के बाद यदि देखा जाए तो इनका कोई भी एक छोटा भाग किसकी तरह व्यवहार करेगा बताओ? समतल तरंगाग्र की तरह। तो समतल तरंगाग्र कैसा होता है इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये समतल तरंगाग्र आपका ये ऐसा, ये जो बना हुआ है ये समतल तरंगाग्र है। ऐसे दो समतल तरंगाग्र दिखाएं, और ये किरणें क्या बता रही है? ये प्रकाश की किरण की दिशा या प्रकाश संचरण की दिशा को बता रही है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रकाश संचरण कैसे होता है? तरंगाग्र के लंबवत या फिर विक्षोभ स्रोत के बाहर की ओर होता है। तो समतल तरंगाग्रों के लंबवत होगा प्रकाश का संचरण, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो ये चैप्टर की शुरुआत है तरंग प्रकाशिकी। इसके बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे यदि चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे अपन आएँ तो देखो क्या लिखा हुआ है। फिर से उन्हीं चीज़ों को आप गौर से समझेंगे। बेसिक्स हैं ये, आगे आपको हेल्प करेंगे चैप्टर में। जिस गति से तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर चलता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। आप समझ रहे हो, स्रोत से तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस गति से, जिस चाल से वो आगे बढ़ेंगे वही चाल क्या कहलाएगी बताओ? तरंग की चाल कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र के लंबवत दिशा में होती है। इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब जिस दिशा में तरंगें चलती हैं उसी दिशा में तरंग की ऊर्जा चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो जब हम कंपन करेंगे तो वो अगले कणों को वो अपनी ऊर्जा देंगे, वो अगले कणों को देंगे, वो अगले कणों को देंगे। तो तरंग जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में ऊर्जा का संचरण होगा। और कैसे होता है? तरंगाग्र के लंबवत, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं तरंगें कैसे संचरित होती है? तरंगाग्र के लंबवत। तो फिर ऊर्जा भी कैसे संचरित होगी? तरंगाग्र के लंबवत। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब यदि बात करें गोलाकार तरंगाग्र की, तो गोलाकार तरंगाग्र में जो प्रकाश की किरणें हैं वो त्रिज्याओं के अनुरूप होंगी, जबकि बेलनाकार तरंगाग्र में ये अक्ष के लंबवत होंगी। इसका मतलब क्या है? मतलब वो ये कहने का तरीका अलग है। जैसे अपन बात करें कोई भी एक गोलीय तरंगाग्र है, तो गोलीय तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र में बात करें तो ये विक्षोभ स्रोत है, तो तरंग की क्या दिशा क्या होगी बताओ? तरंगाग्र के लंबवत होगी। बोलो ऐसे होगी या नहीं? तरंगाग्र के लंबवत। कोई दिक्कत? तरंग की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होगी। क्लियर है, समझ में आया? त्रिज्याओं के अनुदिश, ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या है या नहीं? ये वृत्त की त्रिज्या है तो इस त्रिज्या के अनुदिश होगी। बोलो कोई दिक्कत? जबकि बेलनाकार तरंगाग्र की यदि अपन बात करें, ये अपन ने लिया बेलनाकार तरंगाग्र, तो इसमें तरंग की दिशा कैसे होगी? तो बेलनाकार तरंगाग्र की अक्ष हो गई तो अक्ष के लंबवत होगी। तरंगें कैसे जाएंगी बताओ? अक्ष के लंबवत, क्योंकि हम जानते हैं कि तरंगें
सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ मैंने आपको बताया जिस दिशा में तरंग की दिशा होगी चाल भी उसी दिशा में होगी और ऊर्जा संचरण की दिशा भी वही होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं हाइगेन का सिद्धांत। तो हाइगेन का सिद्धांत क्या होता है इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरंगाग्र की पूर्व की स्थिति ज्ञात है तो उस तरंगाग्र की भावी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भावी मतलब आने वाले समय में क्या स्थिति होगी वो स्थिति ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये अपन सीखेंगे। तो किसी भी तरंगाग्र की पहले की स्थिति यदि हमें पता है तो कुछ समय बाद की नई स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं हाइगेन के तरंग के सिद्धांत से। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए 3 मुख्य अभिग्रहित दिए गए हैं। पहला अभिग्रहित आपको ध्यान रखना है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा। इसको समझें कैसे। जैसे देखो आपके पास हमने एक बिंदुवत स्रोत ले लिया है, ये बिंदुवत स्रोत है। इससे कैसे तरंगाग्र उत्पन्न होंगे बताओ? गोलीय तरंगाग्र होंगे या नहीं? ये गोलीय तरंगाग्र है। तो किसी भी तरंगाग्र की बात करें तो इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये सभी बिंदु नए विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेंगे। ऐसी कल्पना कीजिए। हाइगेन के सिद्धांत में ये बताया गया है कि आप ये कल्पना करें कि जो तरंगाग्र बना है उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो नए विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा। बोलो करेगा या नहीं? क्लियर है? नवीन विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा देखो आप, दूसरा पॉइंट क्या है? इन नवीन विक्षोभ स्रोतों से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में सभी संभव दिशाओं में समान दूरी तय करती हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मान लो कि ये कोई गोलीय तरंगाग्र का एक हिस्सा है, बोलो है या नहीं? तो गोलीय तरंगाग्र का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो मैंने अभी बताया कि इसका प्रत्येक बिंदु, इस पे स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो नवीन विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा। करेगा या नहीं? अब क्या होगा कि इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। मतलब ये विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं तो इनसे विक्षोभ उत्पन्न होगा, द्वितीयक तरंगिकाएं मतलब और तरंगें निकलेंगी। अगर ये विक्षोभ स्रोत हैं तो इनसे और तरंगें निकलेंगी, ऐसी कल्पना करें। तो देखो इनसे सभी संभव दिशाओं में इस तरीके से हर बिंदु से, ये गलत हो गया सॉरी, आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये तरंगाग्र है और इस पर अपन ने क्या किया बताओ? ये छोटे छोटे बिंदु ले लिए, तो प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। कैसे? इधर भी जाएगी, समझ पा रहे हैं आप? इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी। इस बिंदु पे भी ऐसे इधर 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 इधर, मतलब सभी संभव दिशाओं में समान समय में समान दूरी तय करेंगी। ऐसी तरंगिकाएँ यहाँ पे निकलेंगी। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट जो आता है, तीसरा अभिग्रहित आता है, वो क्या आता है? ये आता है कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनी है, आप चाहो तो इनको एक वृत्त में बंद कर सकते हो, ऐसे काल्पनिक वृत्त में। तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनी हैं, इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर यदि कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींच लिया जाए, उभयनिष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जो इन सभी को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो ये देखो ये द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ जा रहा है। देखो ऊपर वाली को भी कर रहा है, नीचे वाली को भी। एक पृष्ठ इधर से भी ले सकते हैं ऐसे। तो ऐसा कोई पृष्ठ जो इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है, इसको अपन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ मतलब सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचा जाए तो ये जो पृष्ठ है ये पुराने तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। अब बताओ पुराना तरंगाग्र कौन सा था आपका? याद करो, ये पुराना तरंगाग्र था ये, और इसकी नई स्थिति कौन सी हो सकती है? अब या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो ऐसे अपन टी समय बाद, एक निश्चित समय बाद अपन तरंगाग्र की नई स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। अब इसी की अपन व्याख्या करते हैं कि ये तीनों पॉइंट कैसे अपन यूज़ में लेते हैं। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत की व्याख्या में आप ये डायग्राम गौर से देखें। मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ कैसे। ये डायग्राम को देखो, यहाँ पे ए बी एक तरंगाग्र है। ये देखो ये ए बी एक तरंगाग्र है, मतलब कोई यहाँ पे बिंदुवत स्रोत है, उससे गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं। उन गोलीय तरंगाग्रों में से कोई एक टुकड़ा, किसी गोलीय तरंगाग्र का एक टुकड़ा है ये ए बी। तो ए बी एक तरंगाग्र है। इसकी पुरानी स्थिति हमें पता है। पुरानी स्थिति कौन सी है बताओ? इसकी ये वाली है या नहीं? अब इसकी नई स्थिति पता करनी है कोई निश्चित समय टी के बाद। तो निश्चित समय टी के बाद नई स्थिति कैसे पता करेंगे? तो देखें आप कि अगर ये गोलीय तरंगाग्र है,
तरंगाग्र का एक टुकड़ा है ए बी, तो इसकी नई स्थिति कैसे पता करें? तो हाइगेन के सिद्धांत के तीनों अभिग्रहित लगाओ। पहला अभिग्रहित क्या कहता है बताओ? पहला अभिग्रहित कहता है कि इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु नवीन विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा। ये प्रत्येक बिंदु नवीन विक्षोभ स्रोत की तरह कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है कि इनसे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। ऐसी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी यूँ सभी संभव दिशाओं में, हर बिंदु से, इससे भी सब बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। अब मान लें कि बात हो रही है प्रकाश की, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। तो प्रकाश की चाल से जब ये द्वितीयक तरंगिकाएँ सभी संभव दिशाओं में आगे बढ़ेंगी तो एक निश्चित समय टी में कितनी दूरी तय करेंगी? एक निश्चित समय टी में कितनी दूरी तय करेंगी बताओ? ct, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो एक निश्चित समय टी में कितनी दूरी तय करेंगी बताओ? ct। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएँ वो इस दिशा में भी टी समय में, इस दिशा में भी ct दूरी तय करेंगी, इधर भी ct दूरी तय करेंगी, इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी ct, सभी संभव दिशाओं में समान समय में समान दूरी तय करेंगी। तो ct दूरी तय करेंगी मतलब एक निश्चित समय t के बाद ये तरंगिकाएँ सभी संभव दिशाओं में ct दूरी तय करेंगी। और इनको यदि ज्वाइन कर दें ऐसे यूँ एक वृत्त में बंद कर दें, एक काल्पनिक वृत्त में बंद कर दें, इनको क्या बोलते हैं अपन? द्वितीयक तरंगिकाएँ। कर दी अपन, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करना है? अब तीसरा अभिग्रहित लगाना है। तो तीसरे अभिग्रहित में अपन क्या करते हैं बताओ? तीसरे अभिग्रहित में ये जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएँ आई हैं इन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचेंगे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ, ये 2 पृष्ठ खींच सकते हैं, आगे की ओर और पीछे की ओर। तो ये 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचे। एक का नाम दे दिया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। एक का नाम दे दिया a' b' और एक का नाम दे दिया a''b''। तो ये a''b' और a''b'' हैं, ये क्या कह रहे हैं बताओ? ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बता रहे हैं। जो अपना तरंगाग्र है बीच में ए बी, टी समय बाद उसकी नई स्थिति क्या हो सकती है? या तो a''b' या फिर क्या हो सकती है? a''b''। क्लियर है? ये स्थिति हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऊर्जा का संचरण केवल अग्र दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में नहीं होता। जैसे अपन बात करें कोई बल्ब जलाएं तो उससे जो प्रकाश निकलेगा वो आगे की दिशा में ही तो जाएगा, अग्र दिशा में। एक बार उससे निकलना शुरू कर देगा तो बाहर ही आएगा, कभी अंदर की ओर थोड़ी जाता है। पश्चिम दिशा का मतलब है बल्ब के अंदर की ओर थोड़ी जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो क्या कभी वो पश्चिम दिशा में जा सकता है? पृथ्वी से सूर्य पे जा सकता है? नहीं। तो ऊर्जा का संचरण सदैव अग्र दिशा में होता है। तो हाइगेन ने माना कि ऊर्जा का संचरण सदैव अग्र दिशा में होता है, इसलिए ये जो 2 नई स्थितियाँ आई हैं, ये वाली और ये वाली, और अपन ने क्या माना था कि बिंदुवत स्रोत यहाँ स्थित है या नहीं? तो ये जो 2 नई स्थितियाँ आई हैं इसमें आप देख पाएंगे कि ये बिंदुवत स्रोत यहाँ स्थित है, तो ऊर्जा का संचरण केवल अग्र दिशा में होगा। अग्र दिशा में होगा तो ये जो पीछे वाला जो तरंगाग्र है ये वाला मान्य नहीं है, क्योंकि बिंदुवत स्रोत यहाँ है, अग्र दिशा ये वाली हुई, तो अग्र दिशा वाला ही मान्य है या नहीं? तो केवल अग्र दिशा वाला मान्य है। इसलिए पुराने तरंगाग्र ए बी की टी समय बाद नई स्थिति जो आएगी, वो नई स्थिति कौन सी आएगी बताओ? ये वाली आएगी या नहीं? तो टी समय बाद किसी भी तरंगाग्र की पुरानी स्थिति यदि ज्ञात है तो उसकी नई स्थिति को अपन ज्ञात कर सकते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं? समझ आया? तो ये था आपके पास हाइगेन के सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में